हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा। तो करना स्टार्ट। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। देखो, सब कुछ गुड गुड होना चाहिए, चाहे आफ्टरनून हो या मॉर्निंग हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेक्चर नंबर 2। आज का टारगेट है स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। यानी मेल के संग हम स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे और फीमेल वाले पार्ट के संग oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो मतलब एक कनेक्टिंग टॉपिक्स हो जाएंगे, तो समझ में अच्छे से आएंगे। क्लियर बिल्कुल। हाँ, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैंने बात की थी रिवीजन की, कि पहले रिवीजन कर लेंगे कल क्या क्या करा दिया था, ठीक है। हाँ, टेस्ट में 44 सही हैं नीतू, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आगे प्रॉपर तरीके से। तो कल मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस बार 12th अपियर हैं, उनके लिए यहां से बस बोर्ड चालू हो जाता है, पूरी एनसीईआरटी उनकी टिप्स पर आ जाएगी और मल्टीपल टाइम में रिवीजन करा दूंगा, पर डे बैक का रिवीजन, जिससे चीजें और परफेक्टली हो जाएंगी, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है। मेल का पूरा पार्ट हम समझाने वाले हैं, जो मैंने लगभग करा दिया है, आज एंड कर दूंगा। साथ में मैं स्पर्मेटोजेनेसिस कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आज फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट कर दूंगा, देन उसके साथ में मैं oogenesis कराऊंगा। भाई यहां पर फाइनल स्पर्म बनेंगे, ओवा बनेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम, कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, ठीक है। फिर जायगोट से वो स्टेज जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो यूट्रस की वॉल से चिपकता है, अटैच होता है, इम्प्लांटेशन कहते हैं इसको। और इम्प्लांटेशन के बाद चालू होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब हम पढ़ेंगे उसका जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। मतलब वो समय जिसके अंदर वो डेवलप होता है, जैसे 9 महीने कहते हैं हम ह्यूमन के केस में, और हर एनिमल का जेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। फिर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब है पूरी मैकेनिज्म है कि बच्चा बाहर कैसे आता है, बर्थ कैसे होती है। ये मतलब नेचर का एक बेहतरीन मैकेनिज्म है, जो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। फाइनली हमने एक एक करके स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। भाई प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, किसके बेस पर? तो प्राइमरी हम किसके बेस पर बोल रहे हैं? किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर सेक्स हार्मोन बन रहे हैं और निकल रहे हैं और गैमेटोजेनेसिस हो रही है, मतलब वो प्राइमरी है। हाँ, इसको छोड़ दो तो रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी। ये क्लियर है बिल्कुल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स हार्मोन मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स। तो यहां पर मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, रिमेनिंग वाले सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बात की थी भाई मेल में पढ़ना क्या क्या है। टेस्टिस पढ़ने, एसेसरी डक्ट पढ़ने, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ने, जो आज पढ़ाने वाला हूं, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ने, ठीक है। टेस्टिस कल मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। 1 पेयर होते हैं, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और हर एक टेस्टिस एक चैम्बर में होता है, इसको स्क्रोटल सैक बोलते हैं। और 2 स्क्रोटल सैक एक पाउच में होते हैं, इसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। एसेसरी डक्ट कल मैंने डक्टर सिस्टम कराया भी था आपको। रटी टेस्टिस, जो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल था, ये खुल रहा था वासा इफरेंसिया, जो कल मैंने बताया भी था। वासा इफरेंसिया कितने होते हैं? 10 से लेकर के 12 वासा इफरेंसिया होते हैं, ठीक है। इनके मिलने से एपिडिडाइमिस बनता है, जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है, लगभग 20 फीट, यस 20 फीट इनकी लेंथ होती है। इन सारी कॉइल को खोल दोगे तो, ठीक है। जो फाइनली किसमें खुलता है? वास डिफरेंस। ये चारों की चारों मेल सेक्स एसेसरी डक्ट हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब एसेसरी ग्लैंड जो आज पढ़ाने वाला हूं, सामेनल वेसिकल 2 होती हैं, प्रोस्टेट 1 होती है, बल्बो यूरेथ्रल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, ये 2 होती हैं। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, यस, हाँ 20 फीट बेटा बहुत बड़ी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, 6 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, टेस्टिस के ऊपर होती है, पोस्टीरियर पोजीशन होती है। पर सारी कॉइल को निकाल दोगे ना तो इतनी लंबी बैठेगी, समझे? यस। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में स्क्रोटम और पेनिस, पेनिस मैंने कल करा दिया था, ठीक है। आज मैं इरेक्शन और इजैक्यूलेशन कराने वाला हूं इसका। अच्छा, ये डायग्राम कल क्लियर था ये आपको? स्क्रोटम समझ में आ गया था, पाउच ऑफ स्किन।
जिसमें स्क्रोटल सैक होते हैं हर एक टेस्टिस के लिए, ठीक है। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, गोबर्नेकुलम से अटैच्ड होते हैं, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस होता है, ठीक है, ठीक है। पोस्टीरियर पोजीशन होगी, ये एंटीरियर तो ऊपर वाली पोस्टीरियर, और उससे निकलती है वास डिफरेंस, जो अकेली नहीं होती, एक कॉर्ड की फॉर्म में होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और यहां से ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, यूरिटर के ऊपर एक लूप बनाती है, और सीधा ये कॉमन डक्ट में खुलती है, जिसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं, जिसमें सेमिनल वेसिकल की डक्ट भी आकर के खुलती है, ठीक है। और इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुलती है, जहां से सीमन बाहर आता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पर मैंने मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड की बात की थी, सेमिनल वेसिकल 2 होती है, प्रोस्टेट 1 होती है, बल्बो यूरेथ्रल 2 होती है, स्ट्रक्चर में मेंशन भी किया हुआ है। मैंने पेनिस का हाफ पार्ट बनाया है, सेम हाफ इधर भी होगा, ठीक है, तो जरूरत नहीं समझी उसको भी बनाने की, तो हाफ से काम चल रहा है। तो वन पेयर यानी एक इधर एक इधर, कॉर्पस कैबरनोसम मसल्स होते हैं, क्योंकि पेनिस मस्कुलर होता है, ठीक है। तो इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनमें ब्लड के फ्लो होने से इरेक्शन होता है, जो आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो कॉर्पस कैबरनोसम 2 होते हैं, ठीक है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम 1 होता है, ये यूरेथ्रा के अराउंड होता है और आगे जाकर के ग्लैंस पेनिस को बनाता है, टिप ऑफ पेनिस को बनाता है, ठीक है। तो दोनों ही मस्कुलर हैं, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इरेक्शन के लिए, ठीक है, ठीक है। अब ग्लैंस पेनिस की जो ऊपर एक स्किन होती है, इसको प्रीप्यूस या फोरस्किन बोलते हैं, और यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं होना चाहिए यहां तक। सिंगल टेस्टिस के वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, मैंने अभी शायद मेंशन किया हुआ है, दिखा देता हूं मैं, ठीक है, ये डायग्राम तो क्लियर थे ही, ठीक है। ओरिजिन मिजोरम में होता है, ओवल शेप होते हैं, लेंथ आपको बता दी, विड्थ बता दी, और सिंगल का हमने यहाँ पर आपको वो भी बता दिया, वेट। टेस्टिस कहाँ होते हैं बेटा, मैंने बताया था ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, अंदर क्यों नहीं होते, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, स्टर्लिटी आ जाएगी, ठीक है, ऐसा हो गया तो, और टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए वो हाई टेम्परेचर है, उस पर अनकंट्रोल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो नेचर ने मोस्ट ऑफ द मैमल्स में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बनाए, बट कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, जो अपनी टेस्टिस के अराउंड एक सिस्टम बना लेते हैं, जो टेस्टिस को अंदर होते हुए भी लगभग 2 से 2.5 डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर कम करने में एबिलिटी रख लेते हैं, तो उनके अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने कास्ट्रेशन बताया था, ऑर्चिडेक्टोमी, टोमी मतलब रिमूव कर देना, कट कर देना, ठीक है। मैंने बताया भी था वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लैडर को कट करके रिमूव कर देना, कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, कोली मतलब होता है बाइल, सिस्ट मतलब होता है कोली, हाँ, ब्लैडर, और टॉमी मतलब होता है रिमूव, यानी बाइल के ब्लैडर को रिमूव करना, कोलिसिस्टेक्टोमी। यूट्रस को रिमूव करना, हिस्ट्रेक्टोमी, क्योंकि हिस्ट्रा यूट्रस को बोलते हैं, क्लियर है बिल्कुल। ऐसे ही यहां पर हम टर्म यूज किया ऑर्ची, ऑर्चिडेक्टोमी, ऑर्ची मतलब टेस्टिस, ठीक है, टॉमी मतलब रिमूव कर देना, यानी टेस्टिस को कट करके रिमूव कर देना, ऑर्चिडेक्टोमी, ठीक है। कास्ट्रेशन मेक द, ठीक है, एनिमल लेस एग्रेसिव डोडिसिल बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज। किसी भी एनिमल का कास्ट्रेशन करा दोगे तो नो डाउट, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑक, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था, सांड का बैल में कन्वर्ट होना, समझे, हाँ, सांड का बैल में कन्वर्ट होना, इसी को बोलते हैं कास्ट्रेशन, बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑक, ओके। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट आ जाओ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, कल मैंने बताया था टेस्टिस की 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर, ठीक है, वीएवी याद रखना, ठीक है, वीएवी, आउटर लेयर ट्यूनिका, ट्यूनिका मतलब लेयर, वेजिनालिस, मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सबसे अंदर की लेयर फिर से वी आएगी, यानी वैस्कुलरिस, सबसे अंदर की हाईली वैस्कुलर होगी, ठीक है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलरिस। बताओ उसमें से कौन सी लेयर ऐसी होती है जो इनकम्प्लीट होती है, वेजिनालिस।
कौन सी लेयर ऐसी होती है जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाती है, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अराउंड कौन सी लेयर होती है, तो आप बोलोगे ट्यूनिका वास्कुलरिस। ठीक है भाई, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यस। ठीक है, तो इन ईच लोब्यूल 1 to 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबुला रेक्टी, ये रेटी टेस्टिस में खुलती है, ये वासा इफरेंसिया में, ये एपिडिडाइमिस में, ये वास डिफरेंस में, और फाइनली ये इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलती है जाकर के, जो यूरेथ्रा में खुलती है। तो सीक्वेंस समझ में आ गया आपको, जिनमें से अगर मैं आपसे कहूं बेटा 1 2 3 4, ये चारों के चारों किसमें इंक्लूडेड है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये चारों के चारों किसमें इंक्लूड होते हैं, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। क्लियर है, एकदम परफेक्टली दिमाग में सेट करते जाना। टेस्टिस को मैं इंटरनल कट करके दिखाऊं, ठीक है, तो नो डाउट समझ में आ रहा होगा भाई, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ठीक है, बाहर वाले स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, साथ में लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मैं इन सेल की बात करूं तो ये सेल, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को बनाते हैं और रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी होते हैं यहां पर। इट इज अ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, क्योंकि नाम में छुपा हुआ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट। ठीक है, यानी इम्यूनिटी वाला पार्ट है जो कहीं ना कहीं चीजों से कॉम्पिटेंट करता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर देखोगे तो अंदर आपको दो टाइप के सेल देखने को मिलने वाले हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म को बनाते हैं, सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं, जैसे यहां पर, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, मैच्योर करते हैं उनको। ठीक है, तो ये मैच्योरेशन वाला पार्ट ही है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तो सिंपल सी बात है, सब कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस जो GnRH रिलीज करता है, पिट्यूटरी LHFSS रिलीज करती है, LH लिडिक से या इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए, तब जाकर के ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कराएगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब आप में प्यूबर्टी आएगी। ठीक है, स्पर्म से स्पर्मेटिड बन जाएंगे, तब FSH निकलेगा, ये सर्टोली सेल से कहेगा कि भाई स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करो, तब जाकर के स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन होगा, मतलब मैच्योरेशन होगा। आप समझ रहे हो, हाँ, मैच्योरेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशन, मैच्योरेशन सब में यही हेल्प करते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, तब जाकर स्पर्म बन पाता है, तो उसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, LH, FSH, सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल का रोल होता है। चलो, फिर फाइनली मैंने आपसे एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात की थी। पेनिस मैंने बताया था एक मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, हाँ, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड का फ्लो जब इसमें बढ़ जाता है, ठीक है, तेजी से, तो इसमें एकदम इरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म क्या है वो मैं बताने वाला हूं। इसके लिए दो स्पेशल टिश्यू, एनसीईआरटी बोलती है, दो स्पेशल टिश्यू होते हैं इसके लिए, इरेक्शन के लिए। एक होते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैबर्नोसम। ठीक है, स्पॉन्जियोसम ऐसे याद रखो, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज ग्लैंस पेनिस स्पॉन्जी होता है। ठीक है, तो स्पॉन्जियोसम ग्लैंस पेनिस बनाता है, मतलब सिंगल होता है। कैबर्नोसम पेयर में होते हैं। ठीक है, पेयर में होते हैं। तो मैंने डायग्राम बना के भी समझाया था आपको कि ये डॉर्सल पोजीशन है, ये वेंट्रल पोजीशन है, तो डॉर्सल साइड पर तो पेयर वाले स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, यस, डॉर्सल साइड पर पेयर वाले और वेंट्रल साइड पर सिंगल, यहां से यूरिथ्रा होती है सिंगल। यूरिथ्रा के अराउंड स्पॉन्जियोसम होगा जो आगे जाकर के ग्लैंस पेनिस बनाएगा, ये कैबर्नोसोम होंगे, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड का तेजी से फ्लो होता है, तब इनमें इरेक्शन होता है। कैसे बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन से टिश्यू इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। यहां तक कोई डाउट, ये सिंगल वन पेयर होते हैं, डॉर्सल पोजीशन होती है, प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स, सिंगल होते हैं, मिड वेंट्रल होते हैं, यूरेथ्रा के अराउंड होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंस पेनिस। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो,
अब आ जाओ, यस, काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन। अब समझ लो पहले मतलब क्या होता है इरेक्शन का और इजैक्यूलेशन का। पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, क्योंकि कुछ बच्चे नए बच्चे भी होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां तक मान के चल रहा हूं सब चीजें एकदम ब्रेन में सेट है। तो एक टर्म आता है इरेक्शन, एक टर्म आता है इजैक्यूलेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर मैं पेनिस की बात करूं तो पेनिस एक तरीके से मतलब मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो अभी इरेक्ट नहीं है, जब इरेक्शन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा। ब्लड का फ्लो तेज होने की वजह से क्या होता है इसके अंदर इरेक्शन। अगर ब्लड इसमें तेजी से फ्लो करेगा तो उसको इरेक्शन बोलते हैं। इरेक्शन नेसेसरी है, क्योंकि इरेक्शन नहीं होगा तो फीमेल ट्रैक में इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन का मतलब है सीमन का बाहर निकलना। तो सीमन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है इसको इजैक्यूलेशन बोलते हैं, नॉर्मल स्टेज से, ठीक है, ठीक है। इस स्टेज में आने की प्रोसेस को हम इरेक्शन बोलते हैं। तो इनकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, समझ गए ना, कौन है जो उसको कंट्रोल करता है, कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, ये क्या है, ये किस तरीके से रेगुलेट होता है ब्रेन से, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो उसको समझना है आपको, इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन। अब थोड़ा सा मैं बायोलॉजिकली चीजें समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कहां से सब चीजें रेगुलेट होती हैं, भाई ब्रेन से रेगुलेट होती हैं। सिंपल सी बात है, ब्रेन से रेगुलेट होती हैं सारी चीजें, सिंपल सी बात है, ठीक है। भाई ब्रेन जो हाइपोथेटिकल चीजें आप लेकर के आ रहे हो उसका इफेक्ट बॉडी ही पड़ता है। अच्छा सोचोगे, अच्छा देखोगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जैसा सोचोगे वैसा इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो सारी चीजें कहां से रेगुलेट हो रही हैं, ब्रेन से, ठीक है। आपकी खुशी, आपका गम, आंखों में आंसू आना, ठीक है, सोचते सोचते अचानक से रो पड़ना, ठीक है, समझ रहे हो, कौन रेगुलेट कर रहा है, आपका ब्रेन ही तो कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होती हैं, ठीक है, कहां से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सारी चीजें कहां से रेगुलेट होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होती हैं, ठीक है, समझे। तुम पहली बार क्लास में आ रहे हो तो उससे मतलब गलत है ना, आप आपको चल रिकॉर्डेड देखते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। सिद्धि और तेजस आपको करने हैं बेटा, जैसे सिद्धि तेजस किया आपको, दो क्वेश्चन नहीं आए तो रिवीजन करोगे तो दो क्वेश्चन को एक बार देख लो गलती क्यों हुई थी हमसे, ठीक है, वो भी कर लिया करो। एपिडाइमिस के पार्ट, पार्ट अब नहीं कर रहे हैं एपिडाइमिस के, पहले पुराने नोट्सों में मैंने कराए थे, ठीक है, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉइडा, ठीक है, नहीं करने अब वो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ, एक्चुअल में पहले कुछ चीजें कुछ आउट ऑफ आती थी, ठीक है, अब चीजें आउट ऑफ कंसेप्चुअल बन रही हैं, ठीक है, अब थोड़ी चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है, तो पार्ट मैंने हटा दिए, अब पार्ट नहीं करने एपिडाइमिस के। हाँ बेटा, थोड़ा सा दिल्ली क्या पूरी इंडिया के अंदर ही ये चीजें होती रहती हैं, ठीक है। अभी फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, और भीड़ भाड़ में मत जाओ कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ हो, ठीक है, घर में रहो, पढ़ाई करो। बाहर वैसे ही इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है, मतलब सांस लेना दुर्बर हो रहा है, ठीक है, पूरा दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। मुझे खुद मुझे लगा मुझे कोल्ड है, कोल्ड नहीं है, मुझे लग रहा है ये पॉल्यूशन की वजह से कंटिन्यू मुझे खांसी और कोल्ड बना हुआ है। तो मुझे जो लगा डिस्कस करूंगा अभी मैं, ठीक है, या मैं अभी कुछ चेंज भी करके देखना चाह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक बार मैं 2 दिन के लिए एक फ्रेश एयर में जाता हूँ, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, फिर अगर वहां पर खांसी और कोल्ड नहीं है और फिर रिटर्न होने पर हो रहा है आपको, तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं वो चीज है। तो मैं अभी देखो डिस्कशन चल रहा है, तो 2 दिन के लिए मैं थोड़ा सा एक मतलब प्यूरिफाइड एयर, मतलब एक अच्छी जगह पे जाऊंगा जहां पर थोड़ा एयर प्यूरिफाई हो, देन रिटर्न होकर के फिर चेक करूंगा क्या उन 2 दिन के अंदर खांसी और ये चीजें हुई। अगर नहीं हुई तो मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना,
कि ट्रीटमेंट भी हो किस चीज का, डॉक्टर का भी किस चीज की मेडिसिन दें, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी देने से काम नहीं बन रहा। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, यहां तक कोई डाउट? अब आ जाओ, आर्टिफिशियल क्या क्या बनाया जा सकता है, हम बात करेंगे आगे। तुम देखो बहुत ज्यादा इधर उधर मत भागो। गांव, फ्यूचर में बेटा गांव का ही जमाना होगा, ठीक है, जिनके पास गांव में घर होगा वो बहुत रईस होंगे, ये रियलिटी है। चलो, चलो करें स्टार्ट। चलो, अब आ जाओ, थोड़ा समझना एक्चुअल में, मतलब समझने का है थोड़ा सा, ठीक है। आप जानते हो सेंट्रल, मैं पढ़ा चुका हूं नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जानते हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ता है, वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, पीएनएस कहलाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से, बॉडी कौन से ऑर्गन से, इनवॉलेंट्री, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जोड़ने का काम एएनएस करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं जोड़ रहा हूं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पीएनएस का ही पार्ट है। तो यहां हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं किससे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं जोड़ रहा हूं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, समझना मेरी बात। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं ना, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो सब जानते हो। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पहले मैं बात करूंगा पैरा की। पैरासिम्पैथेटिक, इधर बात करूंगा सिंपैथेटिक। तो वो पैरासिम्पैथेटिक आप जानते हो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, और सिंपैथेटिक इमरजेंसी में काम करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ भाई, ये काम करता है नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में, ये काम करता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी का मतलब है शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, बताओ, समझ रहे हो ना, इमरजेंसी है। मैं तुमसे कहूं कि पेनिस के अंदर इरेक्शन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल है, मतलब रिलैक्स कंडीशन में पॉसिबल है, इमरजेंसी में पॉसिबल है, तुम ही बताओ। इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल है या इमरजेंसी में पॉसिबल है? भाई नॉर्मल में पॉसिबल है। और नॉर्मल के लिए हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पैरा, या आप रट चुके हो क्योंकि हर सिस्टम को कनेक्ट किया है। अगर नीट में क्वेश्चन आए तो गलत तो करके नहीं आओगे, ये पक्का है, ठीक है, ये पक्का है, गलत करके नहीं आओगे। पैरा रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो सिंपे क्या करेगा, वो इजैक्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, जब वो एक्टिवेट होता है तेजी से इजैक्यूलेट होता है वो, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो अब कभी क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, पर मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन वाला पार्ट तो तुम्हें याद रहेगा इससे। अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है, तो ये करता क्या है ये, ठीक है, ये करता क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन के अंदर एक, कह सकते हो, हार्मोन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है पेनिस के जो लोकल टिश्यू होते हैं ना उनके अंदर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है। यस, समझना मेरी बात। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, क्या काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट सीक्रेशन।
पेनिस के जो लोकल टिश्यू होते हैं ना, उनमें एनओ के अमाउंट को बढ़ा देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के अमाउंट को बढ़ा देगा, सीक्रेशन ऑफ एनओ इन लोकल टिश्यू। इससे क्या होगा, एनओ क्या काम करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये दो काम करता है, ठीक है। जैसे ही इसका अमाउंट बढ़ेगा ना, तो ये स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, जैसे रिलैक्स करेगा तो ढीला हो जाएगा वो, और ढीला हो जाएगा, साथ में ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, तो लूज हो रहा है और ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, तो एकदम साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इरेक्शन। तो सीक्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन लोकल टिश्यू ऑफ पेनिस, ये क्या काम करेगा, दो काम करेगा। नंबर वन, relaxation of smooth muscles. Number two, dilation of blood vessels, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा और स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। इन दोनों मैकेनिज्म में क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन पेनिस, इंक्रीज इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इरेक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। समझ में आया होगा कि इरेक्शन की एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। भाई जो पेनिस का साइज बहुत छोटा था, ठीक है, रिलैक्स कंडीशन में था, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा दिया लोकल टिश्यू में, तो ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और साथ में ब्लड वेसल्स के डायल्यूट होने की वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, तो पेनिस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेक्शन। इसी को बोलते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस, और मैकेनिज्म मेरी समझ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तो कोई डाउट बेटा? हाँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बता देता हूं। जैसे कई लोगों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर स्टूमुलेट मतलब प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक बीमारी होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से मतलब इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लोगों को मैंने बताया था एक साल्ट होता है, ठीक है, सिल्डेनस फिलसिट्रेट, ठीक है, हाँ साल्ट, इसको बनाया गया था हार्ट डिसऑर्डर के लिए। जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है, ठीक है, तो हार्ट ब्लॉक हो गया, तो अचानक से सिल्डेनाफिल सिट्रेट उसको लगा दिया जाता था, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो इंसान की जो डेथ होने वाली होती है वो बच जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ब्लड का फ्लो तेजी से हो जाता है और इंसान की बच जाता है। तो एक मेडिसिन बनाई गई थी उस टाइम पर, सिल्डेनाफिल सिट्रेट कंटेनिंग, तो नाम था उसका व्याग्रा, ठीक है। बनाई किस लिए गई थी, हार्ट डिसऑर्डर के लिए, ठीक है, हाँ हार्ट डिसऑर्डर के लिए। स्पेशली किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, अचानक से ऐसी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए सिल्डेनाफिल सिट्रेट लगा दिया जाता है, ठीक है, हाँ सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ठीक है। तो फिर लोगों ने दुनिया में सबसे ज्यादा इसका यूज जो किया है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में किया है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी सेम वो काम क्या करती है, वो जहां स्मूथ मसल्स है नाइट्रिक ऑक्साइड के सिक्रेशन को बढ़ा देगी। तो सेम पेनिस में भी ये मैकेनिज्म होती है, रिसेप्टर्स वहां होते हैं, तो उस ड्रग को लेने से यहाँ तो ब्लड फ्लो बढ़ता ही है, तभी तो कई लोग तो क्या होते हैं जानते ही नहीं है, ठीक है, शॉक शॉक में इस ड्रग को ले लेते हैं, ठीक है, हाँ शॉक शॉक में मतलब ठीक है ले लेते हैं कोई नहीं, ठीक है। पर कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उससे बीपी बहुत तेजी से हो जाएगा, क्योंकि सीधा मैंने बताया ना, सारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, हार्ट की पंपिंग मैकेनिज्म तेज हो जाती है, जिसके साइड इफेक्ट बड़े तगड़े हैं। तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है, ठीक है, अगर डोज जरा भी मतलब ज्यादा हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया या किसी का हार्ट वीक हुआ, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी जब जो कुछ लोग मस्ती मस्ती में इसको ज्यादा ले लेते हैं, तो उनके संग दिक्कत क्या हो जाती है, क्योंकि ये हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड तभी रिलीज होगा
जब बाहर से स्टिमुलेशन मिलेगा, यानी बिना इसको लिए फिर वो नेचुरल रिलीज नहीं होना होना मतलब नेचुरल रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर ये दिक्कत आई जाती है, नहीं होते हुए भी आ जाती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख दे रहा हूँ ड्रग का साइड में नाम। सिल्डेनाफिल सिट्रेट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सिंपैथेटिक, इमरजेंसी में काम करेगा। इमरजेंसी का मतलब क्या है, ये इरेक्शन के तुरंत बाद इजैक्यूलेशन भी कराता है। ठीक है, सीमेन को तेजी से बाहर निकालता है। अब सीमन तेजी से बाहर कैसे निकलेगा, मान लो, ठीक है, ये है यूरेथ्रा, इसमें कनेक्टेड है इजैक्यूलेटरी डक्ट, मान लो ये। ठीक है, ये वाज डिफरेंस है पूरी की पूरी, ये एपिडिडाइमिस है, और फिर टेस्टीज होगी। ठीक है, इनके चारों तरफ स्मूथ मसल्स होते हैं, इन सब में क्या होंगे, स्मूथ मसल्स। समझने की कोशिश करना। और इसमें भरा क्या है, सीमन भरा हुआ है सबके अंदर, इस पूरे ट्रैक में सीमन भरा हुआ है। सीमन को तेजी से बाहर निकालना है। तेजी से बाहर निकालना कब पॉसिबल है, जब कोई एक्सपेल्शन फोर्स लगे। वो कौन लगाएगा, सिंपैथेटिक। जैसी सिंपैथेटिक किसी का एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एपिडाइमिस वाज डिफरेंस। इसकी वजह से क्या होगा भाई, सब में तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, एक्सप्रेशन फोर्स जनरेट होगा, ये तेजी से सारे सीमन को बाहर निकालेगा। इसी को बोलते हैं क्या, जैक्यूलेशन। इससे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इजैक्यूलेशन। जैक्यूलेशन। समझ में आया, इजैक्यूलेशन। ठीक है, तो इरेक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया होगा, इजैक्यूलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, समझे। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, देखो, ये टैबलेट तब ली जाती है जब कोई समस्या हो। उसमें भी डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितनी डोज देनी है, क्या कोई आपको हार्ट डिसऑर्डर तो नहीं है, क्या आपको हार्ट वीक तो नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर डिसाइड करता है। पर आज की डेट में क्या है, नई जनरेशन खुद की अपनी डॉक्टर है। ठीक है, उसके अंजाम भुगत भी लेती है वो। ठीक है, तो समझ में आया तो पूछ के डिस्कशन करके तब ये चीजें यूज की जाती हैं, अपनी तरफ से मत यूज करना। ठीक है, समझे। एक्चुअल में इस ड्रग के नाम को लोग सुन के ही उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम एक आम इंसान से बात करो, ठीक है, आम इंसान से बात करो तो टर्म यूज करो व्याग्रा। ठीक है, तो वो जानता ही नहीं है कि ड्रग है क्या। डॉक्टर जानते हैं इट इज अ एक ड्रग है जो सेल्डेनाफिल सिट्रेट, जिसका साल्ट है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, स्पेशली हार्ट के लिए बनाई गई है। हाँ, लोग उसको दूसरी चीज में यूज करते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो लोग एक्चुअल में उसका सही पर्पस नहीं जानते, वो बनाई किस लिए गई है, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, समझे, समझे या नहीं समझे। हाँ, रिजल्ट मैं मोबाइल में है, मैं डिस्कस कर लूंगा लास्ट में, है ना, बीच में इसको रिदम तोड़ते नहीं है।
यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? बस ये ध्यान रखना है, सिंपैथेटिक हमेशा एजैकुलेशन की रिस्पॉन्सिबल होता है, जो लोग अपने सिंपैथेटिक को कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक है, मुश्किल है क्योंकि ऑटोनॉमिक है। ठीक है, बट कुछ मैकेनिज्म, कुछ चीजें होती हैं जिससे लोग कंट्रोल कर लेते हैं, यौगिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो वो इसको इजैकुलेशन को डिले कर सकते हैं। नहीं तो बात भाई केस में तो बड़ा, समझ रहे हो, जो आप आज की डेट में डाइट ले रहे हो, जो आप खाना खा रहे हो आज की डेट में बाहर का फास्ट फूड, ठीक है, वो आपके सिंपैथेटिक को हर समय एक्टिवेट रखता है, हर समय। समझ रहे हो? यस। आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो खाना है, आपका जो पीना है, वो आपके सिंपैथेटिक को एक्टिवेट रखता है। और सिंपैथेटिक को एक्टिवेट रखने की वजह से आपकी गट पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मैं रियल बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है, खूब आए दिन एक्सपेरिमेंट सारे मेरे ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टरों से डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, और फूड का तो खैर मुझे पता ही है कि क्या क्या चीजें होती हैं फूड के केस में। हम जो फूड खाते हैं, मतलब एक तरीके से मतलब मानो हमारी बॉडी क्या है, एक हवन कुंडी तो है। ठीक है, हवन कुंड जो डालोगे वो भस्म होगा, मतलब जलेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है। आप खाना क्यों खाते हो, मैं बताया था, क्योंकि अंदर जाके बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिंपल सी बात है, हवन कुंड है। ठीक है, जिसके अंदर आप जो आहुति देते हो वैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आप चाउमीन, बर्गर, मोमोज, ठीक है, ये खाओगे तो वैसी तो एनर्जी बनेगी। असात्विक फूड खाओगे, अच्छा फूड खाओगे, अच्छा फूड इंटेक करोगे, तो वैसी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन, मैं एक न्यूट्रिशन का भी मैं पूरा कोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, डिस्कशन चल रहा है बहुत सारे लोगों से कि न्यूट्रिशन में आखिर कौन से न्यूट्रिशन बॉडी के किस पार्ट पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, कहाँ क्या कमी आ रही है। तो सिंपल सी बात है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं, जो आज की डेट में आप न्यूट्रिशन ले रहे हो वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रख रहा है, जिसकी वजह से गट सबकी खराब है। कल मैंने बताया भी था, कॉन्स्टिपेशन वाला बात बताई थी मैंने आपको। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जो आगे जाकर के पाइल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे जाकर के आपके मूड सिंड्रोम, क्योंकि गट और ब्रेन आपका कनेक्टेड है। ठीक है, कहते हैं जिस दिन गट खराब हो, आपका मोशन अच्छा ना हो, उस दिन मूड भी अच्छे से काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, जिस दिन फ्रेश अच्छे से होगे, मूड भी अच्छा काम करेगा। यानी वो जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। ठीक है, गट अगर आपकी हेल्दी है तो आपका मूड अपने आप हेल्दी रहेगा, रियलिटी है। ठीक है, फाइबर हम खाते नहीं है, ठीक है, फ्रूट्स हम खाते नहीं है, वेजिटेबल्स हम खाते नहीं है, सैलेड हम खाते नहीं है, तो कहां से आपकी गट अच्छी रहेगी। गट के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है वो बिगड़ा हुआ है सारा का सारा आपका। ठीक है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का एक बैलेंस होता है, वो बिगड़ा हुआ है। ठीक है, हमें बैलेंस करके रखना होगा इसको। ठीक है, तो इसके लिए कर्ड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, छाछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मट्ठा छाछ कहते हैं दूध की, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो इसके एक्टिवेट होने की वजह से आपका गट बिगड़ा हुआ है, बॉडी के सारे सिस्टम बिगड़े हुए हैं, जहां तक कि इजैक्यूलेशन तुरंत होता है। ठीक है, मेंटेन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिम पे आपने हर समय एक्टिवेट करके रखा हुआ है। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पूरा कंसेप्चुअल मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, रिलेटेड सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, आगे बढ़ रहा हूं। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? दो तीन चीजें ध्यान रखना, जिस लाइन में आप एंटर कर रहे हो, किस लाइन में एंटर कर रहे हो? डॉक्टर, मेडिकल। ठीक है, इस लाइन के अंदर कोई भी बच्चा हो, उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बातों की मैच्योरिटी होनी चाहिए, बुद्धि की मैच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज की मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को आप जब आप एंटर करोगे, एमबीबीएस करोगे, तो ह्यूमन बॉडी के संग भी आपको, मतलब ठीक है, इंटरेक्ट करना है। सिंपल सी बात है। पेशेंट आपको होंगे, मतलब लाइव पेशेंट भी होंगे, डेड बॉडी भी होंगी। ठीक है, मतलब आपको मतलब पता होना चाहिए यार आप कर क्या रहे हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत, मतलब प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, थॉट प्रोसेस में प्योरिटी होनी चाहिए, तो आप इस लाइन में रहो। अगर थॉट प्रोसेस में प्योरिटी नहीं है बेटा, तो लाइन छोड़ दो आप। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, रियलिटी है। ठीक है, हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्योरिटी बहुत जरूरी है आपकी सोच में, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर। आप जो प्रोफेशन चूज किए हो, ठीक है, डॉक्टर, जिसको भगवान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब पूरा इंसान की समझ रहे हो, पूरा जान, मतलब पूरा सब कुछ उसी के हाथों में होता है। ठीक है, और बॉडी में प्रॉब्लम कहीं पर भी हो सकती है, ट्रीट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप मेल डॉक्टर हो या फीमेल डॉक्टर हो। ठीक है,
और पेशेंट आप ये देख के ट्रीट नहीं करोगे मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट है, ठीक है। तो आपकी प्योरिटी बहुत जरूरी है, नेचर भी उसी को मौका देगी जो वास्तव में ब्रेन में प्योरिटी रखता होगा। बस इतना इशारा बहुत है हर बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है। वापस आ जाओ, ठीक है। मैं तो देखो टीचर हूँ, मुझे तो हर चीजें समझानी पड़ेंगी, हर कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ये सोच करके कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या जरूरी है, ठीक है। समझ रहे हो ना। बात बाकी का आप किस चीज को कैसे लेते हो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो खैर, मैं बस बताना मेरा काम है, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड मैंने कहा था 3 एसेसरी ग्लैंड होती हैं, ऐसे फीमेल में भी होती हैं, ठीक है। हाँ, फीमेल में भी होती हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया है बेटा, आप सही हो, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, मैं कह रहा हूँ आपकी थॉट प्रोसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप मेरे सामने हो या नहीं हो, ठीक है। आप ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसका मतलब ये सोच के होनी चाहिए कि एक्चुअल में मतलब आपको नेचर ने बहुत बड़ा मौका दिया है कुछ बहुत बड़ा करने का, ठीक है। चलो, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल का एक नाम और होता है, जरा बताओ किसको याद है। बल्बो यूरेथ्रल को एक नाम से और जानते हैं, काउपर्स ग्लैंड, मत भूलना क्या बोलते हैं इसको, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। अब आ जाओ सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल सिंगल होती है वन पेयर होती है, जरा बताओ। वन पेयर। प्रोस्टेट सिंगल होती है। बल्बो यूरेथ्रल वन पेयर। अब मैं तीनों को कंपाइल कर देता हूं, एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा लिख दिया है मैंने। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल। स्लाइड प्रिपेयर्ड है, बस समझ लेना। सीमन क्या होता है समझो, सीमन, ठीक है। इन तीनों का फ्लूइड फ्लूइड ऑफ ऑल ग्लैंड्स प्लस, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इन तीनों ग्लैंड के फ्लूइड को मिला दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स ऑफ ऑल ग्लैंड क्या बोलते हैं, जरा बताओ। इन तीनों ग्लैंड के फ्लूइड को मिला दिया जाए तो एक टर्म यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, सीमन नहीं बोलते, सेमिनल प्लाज्मा। यस, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा, अब यहां अलग से बदल लिखता हूं, ठीक है। प्लस सीमन, सॉरी प्लस पम। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला दिया जाए तो कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, सीमन। तो सीमन एक्चुअल में क्या है, सीमन क्या है, सीमन इन तीनों ग्लैंड का फ्लूइड है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का कॉम्बिनेशन है, इसको हम सीमन बोलते हैं। तो मैं जहां जगह जगह बात करूंगा, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल अलग चीज है, सेमिनल प्लाज्मा अलग चीज है, ठीक है। हाँ, सेमिनल फ्लूइड समझना अलग चीज है और सेमिनल प्लाज्मा अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड को सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, और तीनों ग्लैंड के फ्लूइड को मिला दिया जाए तो उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल सीमन का सीमन टोटल सीमन का, टोटल जो निकलता है सीमन, उसका 60 to 70% पार्ट अकेला इसी ग्लैंड का है, सेमिनल प्लाज्मा। सबसे ज्यादा सीमन का पार्ट सेमिनल वेसाइकल बनाते हैं, वन पेयर होते हैं। इस फ्लूइड की पीएच एल्कलाइन होती है 7.4 के आसपास। ये आएगा नहीं, बस पता होना चाहिए, येलो कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जिसके अंदर ये आएगा क्योंकि एनसीईआरटी अंदर का फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होते हैं, और क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं इस फ्लूइड के अंदर, अकेले सी फ्लूइड के अंदर। फ्रक्टोज स्पर्म को नरिशमेंट देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जब फ्लूइड फीमेल ट्रैक में जाता है तो वहां स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, क्लॉटिंग प्रोटीन
जब सीमन बाहर निकलता है तो क्लॉटेड फॉर्म में निकलता है। क्यों? क्योंकि नेचर चाहती है जब तक सीमन बाहर निकले, फीमेल ट्रैक में सही जगह ना पहुंचे, तब तक वो क्लॉटेड रहे, जिससे कि उसकी एनर्जी सेव रहे। एनर्जी कब एक्टिवेट होगी? जब फीमेल ट्रैक में एंटर करेगा एसिडिक मीडियम में, तब वो दूसरी प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, तब वो दौड़ लगाना चालू करेंगे और तब वहां पर वो एनर्जी यूज करें। ठीक है, क्योंकि एग को फर्टिलाइज करना अपने में ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बताऊंगा आगे। ठीक है, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजन हेल्प सीमन क्लॉटेड आफ्टर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के बाद सीमन क्लॉटेड फॉर्म में निकलता है इसी प्रोटीन की वजह से। जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं, सिंगल ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा के अराउंड होती है। ध्यान रखना, इसकी पीएच एसिडिक होगी, अकेली लौती यही ग्लैंड है जो एसिडिक होती है। टोटल सीक्रेशन का 20 से 25% अकेला यही बनाती है। मिल्की फ्लूइड होता है ये। ठीक है, इसमें सिट्रिक एसिड होगा। सिट्रिक एसिड क्रैब साइकिल एनर्जी के लिए। ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होंगे फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिनोजन क्लॉट करेंगे, फीमेल ट्रैक में ये इसको डी क्लॉट करेगा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन होते हैं, ये एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन है। मतलब फीमेल ट्रैक में अगर बैक्टीरिया है तो उनकी वजह से स्पर्म को नुकसान ना हो जाए तो बचाने का काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक का काम करते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट भी इसी में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वो सारी चीजें हैं जो एक स्पर्म को तैयार करती हैं एग को फर्टिलाइज करने के लिए और दौड़ लगाने में तेजी से दौड़ पाए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, बंधे हुए हाथ पैरों को खोले जाते हैं, मतलब यहां पर हाथ पैरों को बांध दिया जाता है, तुम्हें दौड़ना नहीं है। ये आ जाएगी सारी कैची से, हाथ रस्सियां बंधी थी, काटेगी, अब स्पर्म दौड़ना चालू कर देंगे। दौड़ते समय बैक्टीरिया नुकसान ना पहुंचाए तो एंटी बैक्टीरियल काम करेंगे दौड़ते समय। ठीक है, कैल्शियम उसकी मोटिलिटी को बढ़ाएगा, फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड पूरा का पूरा फीमेल ट्रैक में दौड़ लगाने के लिए। जबकि अगर काउपर्स ग्लैंड की बात करूं, वन पेयर होते हैं ये भी, इनका जो फ्लूइड होता है ना बहुत नेग्लिजिबल होता है। मेनली ये कह सकते हो एल्कलाइन फ्लूइड होता है, ये पेनिस की टिप को लुब्रिकेट करता है, बस ये मान के चलो। और यूरेथ्रा यूरिन की वजह से एसिडिक होती है और एसिडिक मीडियम के अंदर स्पर्म की डेथ हो सकती है, तो उसको न्यूट्रल करता है बस। ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोसल, ठीक है, दीज सीक्रेट एन अल्कलाइन फ्लूइड इनटू यूरेथ्रा दैट प्रोटेक्ट, ठीक है, द पासिंग स्पर्म बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक, ठीक है, एसिड फ्रॉम यूरिन इन द यूरिन। मतलब इस तरीके से ये यूरिन की वजह से, ठीक है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है, ध्यान रखना, यूरिन की वजह से यूरेथ्रा जो एसिडिक हो जाती है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। दे ऑल्सो सीक्रेट म्यूकस दैट लुब्रिकेट द एंड ऑफ पेनिस, यानी ग्लैंस पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने बता दिया कि सीमन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा को मिला दिया जाए तो सीमन कहलाता है। जो टोटल सीमन निकलता है 7.2 से 7.7, यानी इसकी अल्कलाइन पीएच होगी, ध्यान रखना। सेमिनल प्लाज्मा, तीनों को मिला दो। सेमिनल फ्लूइड, ओनली सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड को बोलते हैं, जो अल्कलाइन होता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड एसिडिक होता है, काउपर्स का फ्लूइड अल्कलाइन होता है, टोटल सीमन अल्कलाइन होता है। ठीक है, वॉल्यूम जो एक बार में बाहर निकलता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन लगभग 2.5 से लेकर के 5 ml। इसमें स्पर्म कितने होते हैं? 200 से 300 स्पर्म होते हैं एक सिंगल इजैकुलेशन में। मिलियन, मिलियन बोले मैंने, 100 नहीं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं सिंगल इजैकुलेशन में। सोचो, इतने मिलियन स्पर्म में से मात्र एक स्पर्म होता है जो ओवा को फर्टिलाइज करने में, ठीक है, कैपेबल हो पाता है, क्योंकि नेचर का ये अजीब ही कंसेप्ट है। ठीक है, समझ रहे हो ना? और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, हम सब इस दुनिया में अगर हैं तो इस मैकेनिज्म की वजह से ही हैं। समझ रहे हो? यस, समझे? ये मैकेनिज्म नहीं होती, ये सिस्टम नहीं होते तो आज जीव का अस्तित्व ही नहीं होता। तो ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए आपकी मेंटल सोच वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो एक लाइफ का पार्ट है, इसमें आपके दिमाग के अंदर वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है आपकी थॉट प्रोसेस कि यार जीवन इसी से चल रहा है, जीवन बनता ही ऐसे है, हम सब बने ही ऐसे हैं। ठीक है, स्पर्म ओवा फर्टिलाइज करते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तब जाकर के एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और एक जीवन पनपता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सिंपल ये मैकेनिज्म समझनी होगी आपको कि एक्चुअल में ये है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो?
तीनों ग्लैंड को कंपाइल कर दिया है मैंने, तो कंपाइल में आपको याद रहेगा। तो तुम साथ साथ लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखने को टाइम दे दूंगा, तो मैं लिख लो। पर मैं चाहता हूं कि तुम मतलब या तो लिख लिया करो या बाद में लिखा करो तो अच्छा है, ठीक है? बाद में लिखोगे ना तो मेरे समझाने पर पूरा फोकस करोगे तुम। फ्रक्टोज बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है स्पर्म को। ध्यान रखना है, फीमेल ट्रैक में फ्रक्टोज का कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं होता फीमेल ट्रैक में, फ्रक्टोज होता ही नहीं है, ठीक है? अगर फीमेल ट्रैक में फ्रक्टोज पाया जा रहा है मींस सीमन की एंट्री हुई है, क्योंकि सीमन में ही फ्रक्टोज होता है। अभी तो जो आजकल रेप केस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें फ्रक्टोज आइडेंटिफाई किया जाता है फीमेल ट्रैक में, ठीक है? अगर फ्रक्टोज मिल रहा है मतलब सीमन की एंट्री हुई है। बाद में ही लिखोगे तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बेटा स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ये लोकल हार्मोन है, खाली यही नहीं होते, हमारी बॉडी में भी बहुत सारी जगह निकलते हैं। मैं भी पढ़ डिटेल पढ़ाऊंगा भी पार्चुरेशन मैकेनिज्म के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन को। हाँ प्रिंस बेटा, हम सभी यूनिक है, मिलियंस स्पर्म में से जो बेस्ट स्पर्म होता है उसका रिजल्ट हो तुम सब, ठीक है? तभी तो कहते हैं अपने को किसी से कम मत आंको। सभी सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, सभी के अंदर। बस वही है ना कि हम भेड़ चाल में फंस जाते हैं और अपना कंपटीशन करना चालू कर देते हैं। भाई हो सकता है किसी कंपटीशन में दूसरा बेस्ट हो, पर तुम हो सकता है किसी और में बेस्ट हो। हर किसी में कुछ ना कुछ तो यार बेस्ट है। अगर इंसान अपने बेस्ट को ढूंढ ले, जान ले कि मेरे अंदर बेस्ट क्या है, और उस पर वो काम करे, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो, तो वो बेस्ट कर जाएगा। और बैक मत करवाओ। अरे ली 52 तो छोटी मोटी चीजें हैं यार, ठीक है? लिवर हेल्थ, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, बस तुम स्ट्रेस फ्री रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है? और जंक फूड मत खाओ। लिवर अपने आप अपना खुद को सही कर लेता है। एक लिवर ही तो एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने को ट्रीट करना खुद जानता है, खुद अपने को ट्रीट कर लेता है। बस स्ट्रेस मत लो, ये ध्यान रखना, स्ट्रेस एक चीज ऐसी है जो लिवर क्या पूरी बॉडी को ही खत्म कर देती है। बस ये ध्यान रखना। और बात बाकी का लिवर अपना खुद कर लेता है। थोड़ा सा बाहर की चीज छोड़नी पड़ेगी आपको, ऑयल छोड़ना होगा, मसाले छोड़ने होंगे, ठीक है? और बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, बाहर का सब कुछ। पर आज के डेट के अंदर लेबर मतलब मैं क्या बताऊं, आप फ्रूट्स खा रहे हो तो उसमें तो केमिकल लगा रहे हैं, मतलब लोग क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, पगला चुके हैं। चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है, लिख भी चुके होगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस में 7 करा दूंगा, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हो? लो लिख लो यार, लिख लो, लिखो लिखो फटाफट। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाओ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हो? अरे सेक्सुअल एरोजन मीन क्या होता है कि इंटर कोर होना, ठीक है? ठीक है, पेनिस का फीमेल ट्रैक में एंटर करना, या उसके पहले वाली जो स्टेज होती है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ स्पर्मेटोजेनेसिस। तुम्हें पता है एक स्पर्म के बनने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है भाई, 65 से 75 दिन लगते हैं एक स्पर्म को बनने और पूरा मेच्योर होने में। यस, हाँ, उसका फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, ये पूरी मैकेनिज्म में 65 से 75 डेज लगते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी 2 महीने से भी ज्यादा टाइम लगता है। यस, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। स्पर्म बनना कब चालू होते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कितनी एज पर आती है? वही 11-12 साल वाली उम्र पर आती है, 12 साल मान लो। इट बीइंग ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, वही 11-12 साल वाली उम्र, इसको प्यूबर्टी कहते हैं, परिपक्वता। किसी में
इस पे आ जाती, किसी में 1 आध साल डिले, किसी में 1 आध साल पहले, मतलब लगभग लगभग इसी के अराउंड घूमती है। ठीक है। और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस डेथ तक चलती है, यस, पूरी लाइफ टाइम 80 सालों तक मान के चलो। ठीक है। हाँ। जबकि फीमेल के अंदर oogenesis जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है और लगभग 50 साल तक चलती है। उसके बाद मेनोपॉज हो जाता है, सारे ओवा डिजेनरेट कर जाते हैं। ये अंतर है फीमेल और मेल के अंदर। फीमेल में जन्म से पहले चालू होती है और 50 तक चलती है। मेल के अंदर प्यूबर्टी से चालू होती है और आपके सामने, ठीक है, एंड तक चलती है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस और एक स्पर्मियोजेनेसिस। और अंतर क्या हो गया इसमें? साइटोजेनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जहां दिखेगा वो साइटोजेनेसिस है। ठीक है। साइटोजेनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जहां मैचुरेशन की बात आएगी वो होगी स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है, इट इज अ मैचुरेशन। तो साइटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जबकि मियोजेनेसिस में क्या होगा? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। मैचुरेशन की मैकेनिज्म आएगी, नोट करो। नोट करो उसको फटाफट। हुआ? चलो नेक्स्ट, एक एक करके कराऊंगा। पहले मैं स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस कराऊंगा, फिर स्पर्मियोजेनेसिस कराऊंगा। अब आ जाओ साइटोजेनेसिस। पूरा एक प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं मैं। समझ गए होगे क्या है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? ये कौन है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या होगा समझना। ये स्पर्मेटोगोनिया एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का टाइम होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, समझते हो ना? जब अम, आप बचपन में छोटे होगे,
आपको नहीं पता होगा यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, अचानक से बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, साइड में हेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, जेंटल पार्ट से कुछ रिलीज होना चालू हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, दुनिया में चेंज कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है, ठीक है। अपने पराये से लगते हैं, पराये अपने से लगते हैं, बड़ा अजीब सी कंडीशन होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो प्यूबर्टी वाला टाइम है, ठीक है। आप जानते हो प्यूबर्टी के टाइम पर सारा डिसीजन कौन लेती है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, वही तो लेती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तो जो पिट्यूटरी है, ये रिलीज करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। और एलएच आप जानते हो क्या काम करता है? ये लिटिक सेल को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए। और लिटिक सेल क्या रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, टेस्टो। भाई जितने भी मेल सेक्स हार्मोन होते हैं उनको कॉमनली एंड्रोजन बोलते हैं, और एंड्रोजन कई प्रकार के हो सकते हैं, उसमें एक प्रकार है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन इन स्पर्मेटोगोनिया से कहेगा कि भाई समय आ गया, समय आ गया, ठीक है, अब तुम अपने को मेंटेन करो, अपने को मेंटेन करो, और साथ में, ठीक है, अपने को मेंटेन तो कर रहे थे ये, अपने को मेंटेन कराना दिखा दें इनको, अपने को मेंटेन कैसे कर रहे हैं। ये कंटिन्यू माइटोसिस कर रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन कर रहे हैं, एक से दो, फिर एक से दो, समझ रहे हो? ये माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन कर रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, ये माइटोसिस चल रही है। ये क्या कर रहे हैं? माइटोसिस, मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन। नंबर मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से नंबर मेंटेन करते हैं अपने को माइटोटिक डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, ये अपने को मेंटेन करते हैं, मिलियंस नंबर में मेंटेन करते रहते हैं। पर जैसे ही प्यूबर्टी आती है, बस कहानी यहां से शुरू। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इनसे कहता है कि भाई अब समय आ गया, अपने साइज को बढ़ाओ और मियोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट कर जाओ। यस, समझना, ये सब के सब कौन है? ये जो मैं भी बता रहा हूं सब कौन है? ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब जब साइज बढ़ जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी डिप्लॉयड ही है, बस साइज इंक्रीज हो गया इसका, ठीक है, साइज इंक्रीज, बस साइज बढ़ गया है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। नंबर मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन से नंबर मेंटेन कर रहे हैं, पर जैसे ही टेस्टोस्टेरोन निकलना चालू हो जाता है तो ये कहता है कि साइज को बढ़ाओ और मियोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि गैमीट बनने का समय आ गया है। ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 44 प्लस एक एक्स होगा एक वाई होगा, सेम इसमें भी कितने होंगे? 44 प्लस एक एक्स होगा और एक वाई होगा। दोनों सेम ही है, बस अंतर क्या है दोनों के अंदर? भाई स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सब साइज का अंतर है और कोई अंतर नहीं है।
यहां तक कोई डाउट है? स्पर्मेटिड अभी थोड़ा ना बनेंगे, तो आगे की कहानी है, मियोसिस स्टार्ट होने के बाद बनते हैं। यहां तक कोई डाउट? हाँ ये सही बात है, बाद में लिख लेंगे सर, समझा दीजिए, क्योंकि आप एक जगह फोकस करोगे ना तो चीजें अच्छे से समझ पाएंगी, मतलब आपके समझ में आएंगी पूरी कहानी की तरह। आप लिखने में फिर आप डाइवर्ट हो जाते हो। तो ये क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब कहानी चालू होगी मियोसिस, यहां से चालू होगी, क्योंकि मियोसिस तभी होती है भाई, एक सेल कब डिवाइड करती है, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन चल रहा है, अब फिर डिवीजन होगा। ठीक है, मियोटिक डिवीजन कब होगी? जब सेल का साइज बढ़ेगा। अगर साइज नहीं बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, सब जगह मैकेनिज्म होती है। ठीक है, साइज बढ़ेगा, अब मियोटिक डिवीजन चालू होगी, मियोसिस। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगी, फिर मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस फर्स्ट होगी पहले, फर्स्ट मियोसिस। और मियोसिस फर्स्ट में आप जानते हो, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होती है। समझे? रिडक्शनल डिवीजन होगी, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? आधा, यानी हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शनल डिवीजन। आधा नंबर हो गया, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। अब क्रोमोसोम नंबर आधा जब हो जाएगा, तब इन सेल को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलने वाले हैं इसको हम? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर क्या होगा जरा बताओ? ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर क्या होगा? ठीक है, बिग आधा हो गया है ना, 22 प्लस या तो एक्स होगा, या 22 प्लस या वाई होगा। समझ गए ना मेरी बात? या तो भाई किसी के पास एक्स होगा या किसी के पास वाई होगा, यानी मेल ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसाइड करने के लिए कि मेल बच्चा होगा या फीमेल बच्चा होगा। 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 22 या तो एक्स होगा या 22 या वाई होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। अब मियोसिस सेकंड होगी, किसी एक को ले लेते हैं हम, ठीक है, किसी एक को आगे ले लेते हैं। ठीक है, मैं आगे ले लेता हूं जगह, नहीं है। एक और यहां पर था, किसी एक को ही लेके चलते हैं हम, दोस्त लेना था आपको याद रहे। ये क्या बन गया था हमारा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक में दिखा दे रहा हूं, सेम दूसरे में वही मैकेनिज्म होगी। अब मियोसिस 2 होगी। ये इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम ही रहेगा, लाइक अ माइटोसिस। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आना, लाइक अ माइटोसिस। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस। इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड। सेम ऐसा इधर भी तो होगा।
यानी आपके कितने स्पर्मेटिड बन गए? 4 स्पर्मेटिड बन गए, ठीक है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस होती है, ये अलग मैकेनिज्म है जो अगली स्लाइड में बताऊंगा मैं। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। यहां तक क्या हो रही है? स्पर, ठीक है, साइटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहां तक क्या हो रही है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब यहां पर होगी स्पर्मियोजेनेसिस। मैच्योरेशन। क्योंकि यहां तक की मैकेनिज्म में कंटिन्यू साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, पर अब क्या होगा? अब एक खास स्ट्रक्चर बनेगा, स्पर्म का मैच्योरेशन होगा, और 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ बन जाएंगे। अब बताओ, ये बन गए स्पर्म, या स्पर्मेटोजुआ भी बोल सकते हो। स्पर्म बोलो या स्पर्मेटोजुआ बोलो। हाँ, मियोटिक डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस फर्स्ट इक्वल टू माइटोसिस होती है ना, इक्वेटोरियल डिवीजन कहते हैं इसको। मियोसिस माइटोसिस तो पढ़ भी चुके होगे बॉटनी में। अब इस मैकेनिज्म को डिटेल्ड में पढ़ना है कि एक्चुअल में होती कैसे है ये, ठीक है। अब इसको समझाता हूँ डिटेल में अलग स्लाइड पर, कैसे स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की पूरी मैकेनिज्म, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है ये। सबसे लॉन्गेस्ट, नोट कर लो पहले तो, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है ये, नोट कर लो। मतलब स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिलियोसिस। जिसमें हो क्या रहा था? जिसमें से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड था, स्पर्मेटिड था, न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है न्यूक्लियस, ऊपर गोल्जी बॉडी है, सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये स्पर्मेटिड। ये स्पर्म। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म का कन्वर्जन, ये पूरी मतलब लॉन्गेस्ट फेज है। कैसे होता है समझना मेरी बात। भाई ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब कैसे स्पर्म बनता है, पहले स्पर्म देख लो, स्पर्म में क्या क्या होता है। स्पर्म में एक हेड होता है, मैच्योर स्पर्म में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं हेड की बात करूं, ठीक है, हेड के अंदर एक्रोजोम, आप समझ ही रहोगे एक्रोजोम होता है यहां पर, और न्यूक्लियस होता है। भाई एक्रोजोम और न्यूक्लियस के मिलने से आपका हेड बनेगा। और एक्रोजोम में क्या होते हैं, एक्रोमोजोम में आप जानते हो वो एंजाइम्स होते हैं जो ओवा की वॉल को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं इनको। ईडी का मतलब होता है बेटा इक्वेटोरियल डिवीजन, लाइका माइटोसिस। और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है आरडी, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाना। ठीक है, हाँ, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाना। आ जाओ। हाँ, तो एक्रोसोम में क्या भरा हुआ है, एक्रोसोम के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स भरे हुए हैं कहां पर, एक्रोसोम के अंदर। ठीक है, इनको स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं, स्पर्म, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन कहते हैं क्योंकि ये ओवा की वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन्हीं एंजाइम की वजह से ओवा की वॉल डाइजेस्ट होती है, तब ये अंदर एंटर कर पाता है। अब नीचे आ जाओ, यहां पर आपको दो सेंट्रोल दिख रहे होंगे, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रोल है, एक डिस्टल सेंट्रोल, दो सेंट्रोल है। ठीक है, प्रोक्सिमल है, एक डिस्टल है नेक के अंदर। प्रोक्सिमल सेंट्रोल और डिस्टल सेंट्रोल। प्रोक्सिमल सेंट्रोल तो ऐसे था, डिस्टल सेंट्रोल क्या बनाएगा आगे जाकर के, ये एक्सियल फिलामेंट बनाएगा। डिस्टल सेंट्रोल क्या करता है, यही बनाता है एक्सियल फिलामेंट। इसी से बनता है एक्सियल फिलामेंट। प्रोक्सिमल सेंट्रोल तो ऐसे ही रहेगा, डिस्टल सेंट्रोल से एक्सियल फिलामेंट बनेगा, ये ध्यान रखना। ये मिडिल पीस हो गया, ये तो नेक हो गई, ये मिडिल पीस हो गया। मिडिल पीस में क्या लगे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लगे हुए हैं लगातार, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली। अब माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है। समझ गए, और ये टेल होती है लास्ट में, इसमें एक्सियल फिलामेंट होता है। तो ये स्पर्म है पूरा का पूरा। स्पर्म को भाई यहां तक बनने में कैसे कैसे बनता है, क्वेश्चन आएगा। गोल्जी बॉडी पे गोल्जी वेसाइकल्स होते हैं, गोल्जी वेसाइकल से बनेगा एक्रोसोम। न्यूक्लियस डायरेक्ट न्यूक्लियस को बनाएगा। सेंट्रोसोम से बनेंगे सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में आके अरेंज हो जाएंगे और पावर हाउस ऑफ स्पर्म बनाएंगे। इस तरीके से स्पर्मेटिड से एक प्रॉपर स्पर्म बनता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, हेड, नेक और टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, 4 पार्ट में डिवाइड किया है।
हेड को बनाने में एक्रोसोम न्यूक्लियस का रोल है। नेक के अंदर सेंट्रियोल होते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बनता है। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है। इट इज अ पावर हाउस ऑफ स्पर्म। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? हाँ, इक्वेशनल एक ही बात है, इक्वेशनल। इक्वेशनल का मतलब हो गया बराबर। इक्वेटोरियल निकल गया। इक्वेशनल का मतलब है बराबर। डिडक्शनल का मतलब है आधा आधा। अब यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कंप्लीट हो जाती है आपकी, ठीक है। यानी ये स्ट्रक्चर बन गया। ये पूरा एक्सियल फिलामेंट है बेटा। मिडिल पीस से होता हुआ टेल में जा रहा है, पूरा ही एक्सियल फिलामेंट है। ये पूरा ही मैंने कलर दिखा दिया है, पिंक कलर का एक्सियल फिलामेंट है और डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है। अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि एक्चुअल में स्पर्म धीरे धीरे बनते हैं। ये स्पर्मेटिड हैं, धीरे धीरे ये स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। ये अपने साइटोप्लाज्म को अलग कर देता है अपने से, ठीक है। जब तक इसके पास साइटोप्लाज्म होता है तब तक तो ये नरिशमेंट लेता रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को अलग करके बाहर निकलता है। देखो अब तुम ध्यान से देखोगे, ये दिखा रखा है स्पर्मेटोगोनिया। ये सर्टोली सेल है सारी की सारी। अब ध्यान से देखना, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। फिर क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजुआ। आप जानते हो स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड? डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था ऑफलाइन में, सर इसको तो लिखती है एनसीईआरटी स्पर्मेटिड, इसको लिखती है स्पर्मेटोजुआ, दोनों तो एक जैसे ही हैं, अंतर क्या है? तो मैंने कहा बेटा जब तक, भाई जब तक आप न्यूट्रिशन ले रहे हो सर्टोली सेल से तब तक आप मेच्योर नहीं हुए, तब तक आप स्पर्मेटिड ही कहलाओगे। जब आप इनसे छोड़ के अलग हो गए तब आप इंडिपेंडेंट कहलाओगे। इंडिपेंडेंट स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं। ये टूटा, अलग हुआ, यहां से निकल के बाहर जाएगा। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर स्पर्म कहां चला जाएगा? रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। निकल के बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने की प्रोसेस को उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को सर्टोली सेल को दिया जाता है, भाई तू पकड़ अपना साइटोप्लाज्म, अब जरूरत नहीं है, और मैं चला और उड़ के निकल गया ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो कंफ्यूज मत होना, स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, इजैक्यूलेशन सब एक जैसे लग रहे हैं ना। स्पर्मिएशन का मतलब है साइटोप्लाज्म को छोड़ करके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना, स्पर्मिएशन, बाहर निकल जाना, ठीक है। इजैक्यूलेशन, फीमेल ट्रैक के अंदर एंटर कर जाना। इनसेमिनेशन, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन और इजैक्यूलेशन। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लो। अच्छा, वो क्वेश्चन वाली स्लाइड डाली नहीं मैंने, कोई नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट, ये बता चुका हूं मैं, 200 से 300 मिलियन इजैक्यूलेट करता है एक बार में ड्यूरिंग द कोइटस फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इतना जरूरी है।
जिसमें से 60%, एटलीस्ट 60% स्पर्म, इनमें इनके 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। यस, जरूरी है। ठीक है, एंड एट लीस्ट 40% ऑफ देम, यानी 60% में से भी 40%, रिमेनिंग 40% की बात नहीं कर रही है। ठीक है भाई, 60 नॉर्मल होने चाहिए तो बचे हुए 40 नॉर्मल नहीं होंगे ना, सिंपल सी बात है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इन 60 में से 40% जो नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, ठीक है, समझना, एटलीस्ट 40% ऑफ देम, यानी इन 60 के 40% की बात चल रही है, मस्ट शो विग्रस मोटेलिटी। 60 नॉर्मल शेप एंड साइज के, उन 60 में से भी 40, 60 में से 40 मतलब एकदम खतरनाक फाइटर होने चाहिए, तब जाकर के वो एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे। टोटल में से 60 नॉर्मल शेप एंड साइज है, 40 का नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं है, चलेगा। इन 60 में से 40 खतरनाक विगरस मोटिलिटी वाले स्पर्म होने चाहिए, तो जाकर के वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाएंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन है, वो बहुत पूछी जाती है। अब बताओ, कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे आपसे, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म, क्वेश्चन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 sperms, number of प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताओ कितने होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बताओ कितने होंगे, स्पर्मेटिड बताओ कितने होंगे। ठीक है भाई, 100 स्पर्म बनाने हैं, 100 स्पर्म बनाने हैं। ठीक है, कितने इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए, कितने स्पर्मेटिड चाहिए, जरा बताओ भाई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए होते हैं 25, क्योंकि एक से 4 बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉइड होगा, ठीक है, तो एक से 2 बनते हैं तो 50 चाहिए। स्पर्मेटिड एक से 1 बनता है, तो 100 बनाने हैं तो 100 ही चाहिए आपको। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से पूछिए आपके। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? डायग्राम में है क्या तुम? स्पर्म के डायग्राम में है क्या? ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक्रोसोम है, नेक है, मिडिल पीस है, क्या समझ नहीं आया इसके अंदर बताओ। एक बच्चा लिख रहा है स्पर्म का डायग्राम, ठीक है, बताया मैंने। इसमें क्या भरे हुए हैं? क्रोमैटिड न्यूक्लियस है। यहाँ क्या भरे हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम स्पर्म लाइसिन, जो ओवा की वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। ये बन गया हेड। यहाँ पर क्या है? 2 सेंट्रियोल है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल तो ये रहेगा, डिस्टल सेंट्रियोल से क्या बनेगा? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। ये पूरा का पूरा टेल में चला गया। मिडिल पीस में क्या नजर आ रहा है आपको? मिडिल पीस में आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे, स्पाइरली अरेंज है, स्पाइरली ऐसे 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 ऐसे, स्पाइरली अरेंज है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या डायग्राम है समझ में नहीं आया बताओ? खुद्दू को भी समझ में आएगा डायग्राम? क्या समझ में नहीं आया बताओ डायग्राम में?
कंसेप्ट क्लियर है? सर आज जल्दी छुट्टी कर दीजिए। फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म की जरूरत है, पर बेटा एक स्पर्म के पास ताकत नहीं है कि ओवा की 3 लेयर को फोड़ पाए। समझ में आया? यस। एक किले की दीवार को भेदना है, पूरी सेना चाहिए, पूरी सेना चाहिए। सेना अपने अपने हथियारों से किले की दीवार पर टूट पड़ती है, उसको कमजोर करती है, ठीक है। तब जाकर के राजा, जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो कहोगे होगा, वो उस वॉल को एक गुस्से में लास्ट में तोड़ पाता है, क्योंकि वो पहले कमजोर की जा चुकी है बहुत सारे स्पम की वजह से। तभी इतने स्पम चाहिए, तभी वॉल वीक होगी। उसमें कोई एक होगा जो अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, समझ रहे हो। पर वो पेनिट्रेट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि औरों ने हेल्प की है, समझ रहे हो। सबका योगदान है, तब जाकर के वो एक एंटर कर पाता है। ऐसा नहीं है कि अकेले दम पर वो एंटर कर लेता है। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन इतना सा है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म बनाने, 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए भाई? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो 25 से आपके 100 बन जाएंगे। सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी भाई प्राइमरी से सेकेंडरी बनते हैं हैप्लॉइड, एक सेकेंडरी से 2 स्पर्म बनते हैं, तो 50 से 100 बन जाएंगे। स्पर्मेटिड एक से एक बनता है, तो 100 से 100 बनेंगे। यही तो बताया मैंने इससे पहले। ये आ गए। जैसे स्पर्मेटिड है, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनते हैं, तो 50 से 100 बन जाएंगे। हाँ, एक प्राइमरी से 2 बनते हैं ये, फिर इन दोनों से 2-2 बनते हैं, यानी 1 से 4 बनते हैं, इसलिए 25 चाहिए। कोई चीज छोड़ी नहीं है बेटा, मैंने बहुत कंसेप्चुअल चीजें कराई हैं। अगर बच्चे कंसेप्चुअल हैं तो उनके एक चीज समझ में आएगी, बाद बाकी के बच्चों को मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। 2 स्पर्म एंटर कर ही नहीं सकते, वो मैं बताऊंगा आगे। फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म में पॉसिबल ही नहीं है। पॉलीस्पर्मी हमारे अंदर नहीं होती है, मोनोस्पर्मी होती है। कैसे होती है पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलो आज कहो तो इतना छोड़ दूं, क्योंकि फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट करना है, कर सकते हैं वैसे स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, कर लेना ये सारे। फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट करना है। मैं एक स्लाइड इतना तो पढ़ा ही दूं आपको, क्या क्या पढ़ाना है इसके अंदर। जैसे वहां टेस्टिस पढ़ाए थे, यहाँ ओवरी पढ़ाने वाला हूँ। वहां मेल सेक्स एसेसरी डक्ट पढ़ाए थे, या फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, इसको ओविडक्ट बोलते हैं। यूट्रस हिस्ट्रा बोलते हैं या वूम बोलते हैं। सर्विक्स आ जाएगी और वजाइना आ जाएगी। वहां पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ाए थे मैंने, तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसको हम वॉल्वा बोलते हैं। ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। वहां पर मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड थे, तो यहाँ पर फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मेमरी ग्लैंड कोई ग्लैंड नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, क्योंकि ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस से डेवलप होते हैं, सो इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ठीक है, ये सब यहाँ पढ़ने वाले हो, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एक तरीके से स्टार्ट करूंगा इसको अगली क्लास से डिटेल्ड में, स्ट्रक्चर के साथ। आज मैं इतना ही रखूंगा। यानी आज मेल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट एकदम परफेक्टली हो गया विद गैमिटोजेनेसिस। ये सारे क्वेश्चंस फीमेल वाले में कराऊंगा अगले में। ठीक है, ओके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतना आप अच्छे से कर लो, ब्रेन में सेट कर लो। ओके, बाय बाय।